नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एक नया विवाद सामने आने से बवाल हो गया। खबर यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के अंदर दिवाली को लेकर एबीवीपी के कुछ छात्र दीपक जलाकर कार्यक्रम कर रहे थे और बताया जा रहा है कि तभी वहां किसी दूसरे युवक का पैर दिए पर लग गया और इसके बाद कहासुनी शुरू हो गई और दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से धार्मिक नारेबाजी भी की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले कुछ हिंदू छात्रों ने दिवाली सेलिब्रेशन के लिए दिए जलाए थे। पुलिस ने एहतियात बरतते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस के पास पुलिस बल तैनात किया है। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा था यूनिवर्सिटी कैंपस में। दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 7 के पास का ये दृश्य है जो कि दिवाली सेलिब्रेशन को लेकर लोग इकट्ठा हुए थे। और बढ़ते आगे, बैतूल में गौवंश को लेकर जा रहे 5 युवकों को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और दरअसल इन्हें तस्करी के शक में पकड़कर बुरी तरह से पीट डाला। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को अर्धनग्न करके हाथ बांधकर पीटा। हिंदू संगठन के लोग गौवंश तस्करी की शिकायत करने आमला थाने पहुंचे, जहां 5 युवकों पर गौवंश तस्करी का मामला दर्ज किया गया। गौवंश तस्करी में लिप्त युवकों ने भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। दरअसल पुलिस ने 8 से 10 अज्ञात लोगों पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है और ये दरअसल उस दौरान का वीडियो है जब मारपीट की जा रही थी। बैतूल से ये पूरी तस्वीर सामने आई है। गौवंश ले जा रहे 2 लोगों को जमकर पीटा गया। अब गौ तस्करी का ये मामला है या नहीं है, ये अभी तक जांच का एक विषय है और क्योंकि जिस तरह से ये मारपीट की गई ये भी गैर कानूनी ही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी दोनों ही तरफ से जांच की आवश्यकता है और गौवंश तस्करी के शक में पिटाई की गई उस पर भी कार्रवाई की आवश्यकता है और यदि गौवंश की तस्करी की जा रही है तो भी कार्रवाई की आवश्यकता है। विदिशा के त्योंदा थाना क्षेत्र में महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। आसपास मौजूद बच्चों पर भी जमकर लाठियां बरसाई गई और पीड़िता ने मामले को लेकर एसपी ऑफिस में शिकायत दी है। और ये देखिए, ये वीडियो सामने आया था उस वक्त का जब ये मारपीट हो रही थी और न सिर्फ महिला को बल्कि उसके साथ आए बच्चों को भी मारा जा रहा था। ये त्योंदा थाना क्षेत्र का पूरा मामला विदिशा से सामने आया। और गुना में प्राइवेट स्कूल की छात्रा पर सहपाठियों ने ही हमला कर दिया। इसका वीडियो वायरल हुआ है। छात्रा ने कोतवाली में शिकायत की है। बताया जा रहा है कि छात्रा के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट की गई कि उसने फोटो भेजने से मना कर दिया था। सहपाठियों ने ट्यूशन जाते समय घेरकर छात्रा की पिटाई कर दी और इस पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। देखिए, छात्रा को फोटो ना देने के चलते उससे मारपीट की गई है। यहाँ पर अन्य जो उसकी छात्रा दोस्त थी उन्होंने छात्रा के साथ झूमा झटकी की और उसके बाद मारपीट भी की गई। तो देखिए, वीडियो में जहां 10 से 12 लड़कियों ने छात्रा को घेर लिया और यहां पर फोटो ना देने की वजह से ये इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई कि छात्रा को घेर कर उसके साथ मारपीट की गई है। और ये पूरी घटना गुना से सामने आ रही है, जहां गुना के प्राइवेट स्कूल पर छात्रा पर सहयोगियों ने हमला कर दिया। खंडवा में पैर से आलू धुलाई का वीडियो सामने आया। वीडियो खंडवा के सिनेमा चौक क्षेत्र का बताया जा रहा है। दरअसल इसमें जो वीडियो दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो शख्स है वो आलूओं को पैर से कुचलकर धो रहा है और आपको बता दें कि इसी आलू का उपयोग लोग उपवास में करते हैं। ऐसे में इसे कहां तक सही कहा जा सकता है ये आप अपने विवेक के आधार पर तय करें और इस तरह की हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। खंडवा से ये तस्वीर सामने आई है और आलू की सफाई का देखिए क्या इंतज़ाम निकाला है। पैर से कुचलकर आलू को रगड़कर उसकी मिट्टी छुड़ाई जा रही है, उसे साफ़ करने की, चमकाने की कोशिश हो रही है और ये साफ़ सुथरा आलू लोगों को उपवास में
खिलाया जाता है। और अब रायपुर से खबर जिसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां एक कार की टक्कर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सड़क किनारे दो लोग बैठे हैं और आराम से कुर्सी टेबल पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और दीवार से टकरा जाती है। कार पहले स्कूटी को टक्कर मारती है और इन दोनों की हादसे में बाल बाल जान बच जाती है। तो वहीं इस हादसे में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। यह हादसा शैलेंद्र नगर में हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। और ये गनीमत ये रही कि बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं थी इस कार की। और रायपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आप देखिए तस्वीर में पहले जो कार है वो स्कूटी से टकराती है। स्कूटी बहुत तेज गति से जाकर एक दूसरी कार में टकरा जाती है और ये कार आकर दीवार से टकराती है। और हालांकि गनीमत ये रही कि जो 2 लोग वहां पर बैठे थे, कार का जरा भी डायरेक्शन अगर लेफ्ट की तरफ होता तो निश्चित रूप से उठने का मौका भी उन लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि कार जब दीवार से आकर टकरा गई तब उन लोगों का ध्यान इस तरफ गया और बचकर भागने का भी मौका यहां नहीं मिलता। और खबर इंदौर से, जहां पर अंकिता हसनैन शादी मामले में अंकिता की मां ने हसनैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अंकिता की मां ने कहा कि हसनैन ने दुष्कर्म किया और ब्लैकमेल करके 1.5 लाख रुपए भी वसूले हैं और इस बात की शिकायत उन्होंने 2 दिन पहले की थी, लेकिन पुलिस ने अब कोई कार्रवाई नहीं की और मामले को लेकर राठौड़ समाज और हिंदू संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन किया और हसनैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंदौर से ये पूरा मामला, उससे लगातार अभी तनाव का माहौल बना हुआ है और अंकिता की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि वो बलात्कारी है और उसने ब्लैकमेल कर रुपए भी ऐंठे हैं। कि जो हमने आवेदन दिया था 2 दिन पहले, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। अंकिता राठौर जो कि एक लव जिहाद के मामले में इंदौर से रहने वाली, जो जबलपुर के एक हुसैनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए, उसके लिए हम हाथोद में 2 दिन पहले आवेदन देके आए थे। हमको आश्वासन दिया गया था ग्रामीण एसपी के द्वारा कि हम इस पे। और खबर बिलासपुर से है, जहां पर एक बदमाश ने रतनपुर थाने में हंगामा कर दिया। नशे में बदमाश ने थाना प्रभारी को धमकी दी। दरअसल पुलिस कर्मचारियों के सामने गाली गलौज किया और वीडियो में ये बदमाश थाना प्रभारी को अपने आका से फोन करवाने की धमकी देता नजर आया। और इतना कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस ने इस बदमाश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने 5 पुलिस कर्मचारियों पर एक्शन लेते हुए इन्हें लाइन अटैच किया। साथ ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। और ये कुछ वीडियो सामने आया है, बिलासपुर का पूरा घटनाक्रम, और इस वीडियो के सामने आने के बाद इस पर कार्रवाई हुई है। एसपी ने खुद इस पर एक्शन लिया। 5 आरक्षकों को लाइन अटैच किया गया है। पूरा पागल हो जाऊंगा अगर वो नाम से अगर एफआईआर नहीं हुई तो भले बोला जेल भेज दो। विजयपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को जान का खतरा है। कांग्रेसियों ने एसपी वीरेंद्र जैन और एएसपी सत्येंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा की मांग की है। शिकायत में इलाके में भय का माहौल रहने और चुनावों में डकैतों को बुलाने का विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि क्षेत्र में जंगल ज्यादा होने की वजह से कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। और अब इस तरह की आशंका जताते हुए एसपी से इसके संबंध में सुरक्षा की मांग की गई है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के द्वारा। और मुकेश मल्होत्रा ने जान का खतरा बताया है और इस चुनाव के दौरान उन पर जान का खतरा है, ऐसा उन्होंने पुलिस में आवेदन दिया है और एसपी से सुरक्षा की मांग मुकेश मल्होत्रा ने की है। ग्वालियर और देवास में अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। ग्वालियर में पुलिस और प्रशासन की टीम ने मेहरा कॉलोनी में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया है। दरअसल सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर लोगों को ये जमीन बेच दी थी। तो वहीं देवास नगर निगम और प्रशासन ने रसूलपुर मार्ग पर ग्रीन बेल्ट पर बड़ी कार्रवाई की।
नगर निगम ने 53 अवैध अस्थायी कब्जों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन और नगर निगम का अमला मौजूद रहा। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ग्वालियर और देवास की, जहां सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। यहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था, जिससे कब्जा मुक्त कराया गया है। और बढ़ते आगे इंदौर से खबर, जहां आरटीओ की तरफ से बकाया न चुकाने पर कोर्ट के आदेश पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय की कुर्की के आदेश दिए गए हैं। तो वही कुर्की करने गए कोर्ट के आदेश वाहकों के साथ आरटीओ अधिकारी और कर्मचारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। बता दें कि एमपीएसआरटीसी बंद होने के बाद वहां के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के 28,64,740 रुपए की वसूली के लिए कोर्ट ने इंदौर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए थे। 2014 में हुए आदेश के रुपए अभी तक नहीं चुकाए गए और इसे लेकर पीड़ितों ने इंदौर जिला कोर्ट में केस लगाया था। दरअसल आरटीओ को रुपए देने का आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन इस आदेश का पालन हुआ ही नहीं, जिसके बाद कोर्ट के आदेशवाहक आरटीओ में कुर्की करने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जब बकाया न चुकाने पर कोर्ट ने यह एक्शन लिया। सर थोड़ा सा जो भी आप इसमें बताना चाहे, विवाद हुआ सर इतना सारा लंबा, वो कुछ समझ नहीं आए थे सर, सर कुर्की करके आरटीओ के कार्यालय की, सर कुछ तो बताइए ना सर इसमें। जबलपुर में वेब सीरीज गंदी बात का विरोध हो रहा है। विधायक अभिलाष पांडे ने वेब सीरीज गंदी बात को एमपी में रिलीज नहीं करने की मांग उठाई है। दरअसल विधायक अभिलाष पांडे ने मदन महल थाने में ज्ञापन सौंपा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वेब सीरीज में छोटे बच्चों को अश्लील कंटेंट देखते हुए प्रदर्शित किया गया और मासूम बच्चों को इस तरह की सी ग्रेड फिल्म्स या वेब सीरीज में दिखाना ये बेहद गलत है। और इस बात को लेकर यहां विधायक अभिलाष पांडे ने एक ज्ञापन सौंपा है और इस वेब सीरीज को रिलीज न करने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि विधायक अभिलाष पांडे ने थाने में ज्ञापन देकर इस पर विरोध भी जताया और इस पर कार्रवाई की मांग। लॉन्च की गई है जिसका नाम है गंदी बात। उसके अंतर्गत एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर छोटे छोटे बच्चों के साथ अश्लील फिल्में और इस तरह का जो चीज़ परोसने का उन्होंने काम किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय और घृणित काम है। इसलिए आज मदन महल थाने में उनके तहत हमने एक ज्ञापन भी दिया है और साथ ही कार्रवाई की भी बात कही है कि पॉक्सो एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज उत्तर मध्य क्षेत्र के माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी ने ज्ञापन दिया है थाने पर, जिसमें ऑल्ट बालाजी जो ओटीटी चैनल है जिसको एकता कपूर संचालित करती हैं, उनके द्वारा एक वेब सीरीज़ दिखाई जा रही है जो गंदी बात नाम से है, जिसमें आपत्ति दृश्य हैं और उसमें ऐसा भी बताया गया है कि नाबालिग बच्चों के द्वारा उसमें कार्य किया गया है। इस पूरे मामले में ज्ञापन दिया गया है, उसमें जाँच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। दरअसल 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सीएम के ओएसडी बनाए गए राकेश गुप्ता, संतोष कुमार सिंह इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। 3 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं और ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है, जहां फेरबदल में 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और सीएम के ओएसडी को भी बदला गया, जहां राकेश गुप्ता सीएम के नए ओएसडी बनाए गए हैं। वहीं संतोष कुमार सिंह इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर और तीनों जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल और ये फेरबदल 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की जानकारी मिल रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी अब राकेश गुप्ता रहेंगे। संतोष कुमार सिंह को इंदौर नए पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अभी जो ये प्रशासनिक फेरबदल की जानकारी मिल रही है, ये रूटीन प्रक्रिया है या फिर कोई विशेष कार्यवाही? देखिए, बिल्कुल लगातार जो आईपीएस आईएएस के ट्रांसफर हो रहे हैं उसी क्रम में देर रात में एक आदेश जारी हुआ जिसमें 7 सीनियर आईपीएस के तबादले किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो राजेश संगड़कर जो अभी तक सीएम के ओएसडी हुआ करते थे, उनकी जगह वो 31 अक्टूबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। ऐसे में उनकी जगह अब राकेश गुप्ता जो कमिश्नर इंदौर से, उनको फिलहाल ये चार्ज दिया गया है। इसके साथ ही
तीन जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। जबलपुर एसपी, देवास एसपी और बड़वानी एसपी के भी तबादले किए गए हैं। इसके साथ ही संतोष कुमार सिंह जो उज्जैन डीआईजी के कार्यभार संभाल रहे थे, अब वो इंदौर के पुलिस कमिश्नर के तौर पर काम करेंगे। तो ये बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो दी गई है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो देवास एसपी जो संपत उपाध्याय थे उनको जबलपुर एसपी बनाया गया, बड़वानी के एसपी पुलिस गहलोत को देवास का एसपी बनाया गया। तो इंदौर में पुलिस उपायुक्त का काम देख रहे जगदीश डावर को बड़वानी का एसपी बनाया गया है। तो ये प्रमुख 7 जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर किए गए। इसी तरह अपर परिवहन आयुक्त ग्वालियर उमेश जोगा को उज्जैन जोन का डीआईजी का अतिरिक्त जो है वो कार्यभार भी दिया गया है। तो कुल मिलाकर 3 जिलों के एसपी बदले गए हैं, सीएम के ओएसडी बदले गए हैं और इंदौर कमिश्नर का चार्ज भी संतोष सिंह को दिया गया है। तो इस तरीके से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी से कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और ओएसडी को भी बदला गया। राकेश गुप्ता नए ओएसडी बने। प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज रीवा में शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 10:30 बजे इस कॉन्क्लेव का कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के मुख्य हॉल में शुभारंभ करेंगे। और बता दें कि कॉन्क्लेव में कई बड़े उद्यमियों के शामिल होने की जानकारी है और फूड से लेकर सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट तक लगाए जाने की संभावना है। और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया। रीजनल कॉन्क्लेव होने जा रहा है। ये विंध्य क्षेत्र और रीवा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। इस प्रकार का आयोजन इसके पहले कभी विंध्य क्षेत्र में हुआ नहीं है। लोग दूसरे जगह आयोजन होते थे और यहाँ के लोग उसको देखा करते थे, लेकिन अब उसके साक्षी बनेंगे और दुनिया के देश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर निवेश की तमाम संभावनाएं जो वर्षों से रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने के कारण हम उनको आमंत्रित नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हम उनको सिर ऊंचा करके आमंत्रित कर रहे हैं। आइए, यहाँ पर शानदार सड़कें हैं, यहाँ पानी है, यहाँ जमीन है, यहाँ पर रेलवे की कनेक्टिविटी है, यहाँ पर एयरपोर्ट है और ड्राई पोर्ट भी यहाँ बनने वाला है। तो आइए यहाँ पर निवेश करिए, अपना उद्योग लगाइए, आप भी फायदा लीजिए और हमारे क्षेत्र को भी डेवलप करने में अपना योगदान दीजिए। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने आकाश शर्मा को टिकट दिया और आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के सुनील सोनी से होगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा में 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना होगी। रायपुर दक्षिण सीट भाजपा विधायक ब्रज मोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आकाश शर्मा ने दावेदारी की थी, लेकिन महंत रामसुंदर दास को टिकट दिया गया था। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा पर मुहर लगाया, उन्हें प्रत्याशी बनाया। वो हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश शर्मा जी, कई दावेदार सामने थे, लेकिन अंततः आपके नाम पर मुहर लगी है। युवा प्रत्याशी है, नए चेहरे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे अवसर दिया है और मैं सचिन पायलट जी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज का और पूर्व प्रदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, चरणदास महंत जी का, टीएस सिंधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह कांग्रेस पार्टी के एक सम्मान वर्ग के परिवार के मौका और कांग्रेस पार्टी में हो सकता है कि सम्मान वर्ग के परिवार को लोगों को अवसर मिलता है। आपके कांग्रेस में ही कई लोगों ने नामांकन फॉर्म ले लिया था, अब उनका क्या होगा? उनको किस तरीके से? वही सब हम लोग एक होकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी एक होकर दक्षिण किला फतेह करेगी। आप प्राथमिकताएं क्या होगी अब आपकी? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है, उसके बाद भी लेकिन आज भी दक्षिण की जनता जो है मूलभूत चीजों के लिए भटक रही है। यहाँ पर 2 बारिश हो जाती है तो जल भराव की स्थिति हो जाती है। दक्षिण विधानसभा के आज इसी देख लीजिए और ये पश्चिम में दिल्ली इंटरनेशनल लाइब्रेरी, इंटरनेशनल पुल, वही यहाँ पर विस्तारीकरण नवीनीकरण इस विधानसभा का नहीं हुआ है यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो रहे हैं खुद भी 2 बार यहाँ महापौर और सांसद रहे हैं। वही बता दें क्यों 3 बार उन्हें मौका मिला है, क्यों उन्हें क्या उन्हें ऐसा कार्य किया रायपुर दक्षिण के लिए जो उनके रायपुर दक्षिण की जनता उन्हें वोट दे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में गूंजा बाहरी का मुद्दा। सांसद ब्रज मोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है और जबकि सुनील सोनी को उन्होंने यहां का स्थानीय और चहेता बताया। आपको बता दें कि ये जो चुनाव है
अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। अब चूंकि समय नजदीक है, ऐसे में बड़े नेताओं के भी बयान सामने आने लगे हैं। कर दी मेहरबा आते आते कांग्रेस के 4-4 गुटों की लड़ाई में बीजेपी के प्रत्याशी घोषणा होने के 3 दिन बाद प्रत्याशी की घोषणा हुई है, और वो भी ऐसा प्रत्याशी। और कजान में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी। आज पीएम मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक होनी है। 5 साल बाद दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय बैठक होगी। सीमा पर शांति वार्ता के बाद अब कजान में बैठक हो रही है और ये देखिए मुलाकात बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सभी की निगाहें इस मुलाकात पर रहने वाली हैं और द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक होने जा रही जिनपिंग के साथ, और ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से सीमा पर लगातार शांति वार्ता चल रही थी, इसके बाद अब कजान में आज बैठक होने वाली है। और 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी उन 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से तो मुलाकात करेंगे ही, साथ ही द्विपक्षीय वार्ता चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी होनी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच में कजान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कजान पहुंचे हैं और हिजबुल्लाह से संघर्ष के बीच इजराइल और ईरान के रिश्ते बेहद तल्ख हो चुके हैं। मुलाकात के बाद राष्ट्रपति पेजेशकियान ने कहा कि पीएम मोदी के साथ अच्छी बैठक, अच्छी बातचीत हुई। और हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक का इजरायली सेना ने कुछ ही घंटों में बदला ले लिया है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के मार्ज हारौफ पर हवाई हमला किया। दावा किया जा रहा है कि दक्षिण लेबनान के इस इलाके में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने मौजूद थे और इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान भी इस इलाके में तबाही मचाए हुए है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम पर हमला किया। और इसी के साथ 7 की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।